ओके। ओके, चलो थोड़ा सा सेल के बारे में बताने, ज़्यादा नहीं बताना। सेल अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। What is cell? Why it is called basic functional and structural unit of life? Now, the smallest living component of body of all living organisms is called cell. सेल को बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है? तो all functions which are performed in us, all functions which are performed in us, for example, life processes, respiration, excretion, reproduction, growth, are performed in cell only. Performed in cell only. So, cell is called basic functional unit of life. Basic functional unit of life. Cell groups up to make tissue. Tissue groups up tissues and so group up to make organ. Organ group up to make organ system. Various organ system. Make
living organism. As brick is basic building block of any building, in the similar manner, cell is the basic structural unit of. As brick is basic building block of any house, in similar manner cell is basic structural unit of life. कोशिका क्या है, इसे क्यों हमारे शरीर का क्रियात्मक और संरचनात्मक समूह कहा जाता है? तो क्रियात्मक इसलिए क्योंकि ये सारे काम करती है और सेल से ही शरीर बनता है, सो इट इज स्ट्रक्चरल, और काम तो सारा यही करती, तो फंक्शनल। अगला देखो, नाउ next is who discovered cell and nucleus. Cell is broadly divided into how many categories? Cell is broadly divided into how many categories? Now, see, Robert Hooke has examined, discovered honey-like structure, honeycomb-like structure in cork. Cork क्या होता है? That is upper layer of any tree. उसी को तो cork कहते हैं. Upper dead layer of stem, wooden stem. उसमें इन्होंने देखा by his self-made microscope. किससे देखा? By his self-made microscope. So it looked like a small room-like structure. और जैसे हम लोग सेल किसको कहते हैं? सेल कहते हैं कोठरी को। तो जो छोटी सा रूम होता है उसको सेल कहते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने किसमें देखा? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉर्क सेल में देखा। एंड नेम्ड इट सेल, और उसे सेल कहा। ठीक है, हमने आप लोगों को पहले भी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा दिया कि किस तरीके से। Now, who discovered nucleus? Robert Brown. Nucleus की बात करें तो who बोल रही? देखो, so Robert Brown has discovered nucleus. ऐसा इन्होंने 1665 में किया, लेकिन इसके कुछ सालों बाद, that is 1831, लगभग 160 सालों बाद, in 1831, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? स्टेन्ड का क्या मतलब होता है? कलर करना। स्टेन्ड द
जो ओनियन पील, इसको किया ओनियन पील, बहुत पतला सा पील होता है, ओनियन को ऐसे तोड़ो तो पील निकलता है, उसको सेफ्रानिन से कलर कर दो या कोई भी चीज़ से कलर कर दो और फिर धो दो अच्छे से, फिर ग्लिसरीन लगा दो और फिर उसके ऊपर वाच ग्लास लगा दो। तो ऐसा करने के बाद फिर उन्होंने बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर आया जैसा कि आपके बुक में बना हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने स्लाइड में देखा तो ऐसे ऐसे उनको स्ट्रक्चर मिला जो बुक में बना हुआ है। अब उस सब में एक अंदर डॉटेड पोर्शन लिखा, तो इससे उनको पता चल गया क्योंकि जो डेड सेल है या स्लेरेनकाइमा है उसका तो न्यूक्लियस मर जाता है तो उसमें तो उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन इन सभी में इनको डार्क कलर का, रेड कलर का, पिंक रेड कलर का एक ऐसा पोर्शन मिला और इन्होंने उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। ये ओनियन पील है। ओनियन पील किसमें है, अंडर माइक्रोस्कोप। कौन से माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा तो ऐसा उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। और ये क्या है, दैट इज सेल ऑफ कॉर्क अंडर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। इसको देखा रॉबर्ट हुक ने और इसको किसने देखा, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन ने। दो अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप हैं। ये वाला जो है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिससे 1200 गुना देखा जा सकता है, और ये वो वाला है जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया सबसे पहले बना। तो ये उस तरीके, तो ये प्रिमिटिव है, ये ज़्यादा अच्छा है। ये 200 गुना करके दिखाता है, ये 1400 गुना 1200 गुना करके दिखाता है। अलग अलग है, जैसा करोगे वैसा होगा। 400 गुना भी है और 1200 का भी है कि नहीं। चलो, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एक इस तरीके की ग्लास स्लाइड ली और ग्लास स्लाइड लेने के ऊपर इसके ऊपर ओनियन पील को रख दिया, इसको धो के पानी से, और इसके ऊपर 2 बूंद ग्लिसरीन डाली। ग्लिसरीन डालने से बिल्कुल फैल जाएगा, सिकुड़ता नहीं है। और फिर इसके ऊपर ऐसा वॉच ग्लास रख दिया। जब इतना काम कर दिया तो इसके बाद ऐसे स्लाइड तैयार की जाती हैं। देखो इस तरीके से स्लाइड, इनके क्वेश्चन आएगा केस स्टडी में तो लिख देना। फिर उसके ऊपर उन्होंने वॉच ग्लास रखा, ये देखो ये वॉच ग्लास है। फिर इसके ऊपर भी एक ऐसे स्लाइड रख दी, चिपक गई फिर इसमें। और फिर उसको किस में देख लिया, स्टेज पे रखा, और स्टेज पे रखने के बाद नीचे से लाइट जलाई। पहले स्टेज पे रखा, तो जब स्टेज पे जितने गुना करके देखना हुआ रखा और यहाँ से लाइट जला दी। तो लाइट जल गई कि नहीं, ये देखो लाइट जल रही कि नहीं। और फिर उससे देखा तो इनको बिल्कुल ये क्या बता दी, फिर इससे देखा तो बिल्कुल इनको ऐसा। तो वॉच ग्लास ये होती है। पूछा जाएगा कि कैसे किया, तो सेफ्रॉनिन से धोया, अलग अलग का है, पैरामीशियम का, सब अलग अलग का। इस तरीके से रखा है। और ग्लास भी देख रहे हैं नहीं, ग्लास स्लाइड पे वॉच ग्लास, ये ग्लास स्लाइड है और जो ऊपर रखा है वो वॉच ग्लास। तो सेफ्रॉनिन से सब कलर करने के बाद पानी से धोना है, फिर ग्लिसरीन डालना। ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। नहीं तो सब कलर हो जाएगा तो तुम देखोगे क्या, उसको धो तो न्यूक्लियस कलर तो रह जाएगा, और उसके बाद फिर रख दो, जिसका चाहिए उसका करो। अमीबा का, पैरामीशियम का, तरह तरह के टिश्यू हैं, किसी का है कि नहीं। तो ये काम रॉबर्ट ब्राउन ने किस पे किया, ओनियन पील पे किया। देखो ये ग्लास स्लाइड है और इसके बीच में वॉच, जिस पे देखते हैं उसको क्या कहते हैं, वॉच। ठीक है, चलो अब अगला देखो। नेक्स्ट इज ये ग्लास स्लाइड है, और ये जो कलर है ये ओनियन पील है, और ये वॉच ग्लास है, ये जो राउंड है। और इसको रखा जाएगा स्टेज पे, दोनों तरफ इसको स्टेज से ऐसे बना दो,
क्लिप में डाल दो। अगला देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को किसमें देखा गया बताइए? दैट द स्ट्रक्चर वाज सीन बाय honeycomb like structure, that was seen by whom? ये किस तरीके का स्ट्रक्चर? ये सब honeycomb स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर honeycomb स्ट्रक्चर, तो ऐसा ही इन्होंने देखा और फिर उसको क्या नाम दिया? ये तो honeycomb है, लेकिन ऐसा ही स्ट्रक्चर कॉर्क सेल में दिखा। कॉर्क तो आप लोग देखते हो ना, होम्योपैथी की दवाओं के ऊपर जो ढक्कन होता है उसी को तो कॉर्क कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर। अगला देखिए, नाउ जो आए हुए क्वेश्चन है वो कराएं। ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। व्हाट इन विच टू ब्रॉड कैटेगरीज सेल्स आर डिवाइडेड? तो सेल्स चिकित्सा किन दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है? प्लांट सेल और एनिमल सेल। करेक्ट। सो सेल्स आर mainly divided into two broad categories, prokaryotic and eukaryotic। तो जरा इस चीज को हम लोग भी देख लें। Cells are broadly divided, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक। प्रो और प्लस कैरियन यानी बिफोर न्यूक्लियस, और यू प्लस कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, आफ्टर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ऑलवेज, ये कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो इसीलिए बिफोर न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव, बुक में लिखे हुए हैं इनके डिफरेंस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये दिखने में ऐसी होती हैं प्रोकैरियोटिक, और इनके ऊपर इस तरीके से फ्लैजिला होता है। एक भी होता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मोनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट, पॉलीफ्लैजिलेट, ऐसे फ्लैजिला होता है, और बहुत सारे डॉट्स होते हैं ऊपर में। उनको अविश क्या कहते हैं? अनुष्का, ठीक है, पाइलस। तो ये पाइलस है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल सिर्फ तैरता रहता है। इस चीज को क्या कहेंगे? दैट इज जेनेटिक मटेरियल। और क्या तैरते रहते हैं? क्या साइटोप्लाज्म भी होगा? और क्या होगा? राइबोसोम। ये क्या चीज दिखाई गई है? बोलो, राइबोसोम। तो ये बैक्टीरिया सेल है जिसका क्या नाम है, और इसे क्या कहा गया है? बोलो, दैट इज फ्लैजिला। फ्लैजिला इसका सेंसर है, जिससे ये कहीं भी जा सकता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इसमें पाइलस भी है और बाहर फ्लैजिला निकला हुआ है, ये फ्लैजिला निकला हुआ है, और ऊपर डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दैट इज पाइलस है। और ये चीज क्या कहलाएगी? सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर क्या होगा? करेक्ट, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत अच्छा, आप भी अच्छा बता रहे हैं। तो सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जब इसके अंदर खोल दो तो इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, ये तैरता रहेगा। अब ये तो चूंकि रबर का है तो सही तरह से नहीं हो सकता, बट ये एक डीएनए के थ्रेड्स हैं जिसको क्रोमाटिन थ्रेड कहते हैं। तो क्रोमाटिन थ्रेड करीब करीब ऐसे इसमें डाल दें, समझ में आ गई ना बात आप? ये तीन, ये इसके अंदर तैरता है, ओके, ये फ्लोट करे। तो इस चीज को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं।
प्रो का मतलब इसके न्यूक्लियस अभी वेल डिफाइंड नहीं है, सिर्फ ऐसे जेनेटिक मटेरियल तैर रहा है। तो बहुत बड़ी बात बताई अनुष्का ने। अच्छा, बुक में भी ये बात दी है कि इसमें 2 पोर्ट है। जो सबसे बाहर वाला है वो क्या है? सेल वॉल। और इसके अंदर वाला क्या है बोलो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनके बीच में पहला डिफरेंस हमने क्या बताया? प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एंड इसका नाम क्या होगा जो अंदर में जो तैर रहा है जेनेटिक मटेरियल का? बोलो। न्यूक्लियोइड। बहुत अच्छा। देखो इस चीज को, न्यूक्लियोइड। इसका नाम है न्यूक्लियोइड। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अगला देखो, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? इट हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस भी क्या हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब आफ्टर न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक के बारे में अभी अभी जिनिशा ने क्या बताया? ये 2 तरीके की हो सकती हैं, या तो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, और ये क्या हो सकती हैं? मल्टी सेलुलर। जबकि प्रोकैरियोटिक के बारे में क्या बताया? प्रोकैरियोटिक के बारे में उन्होंने बताया कि ये सिर्फ यूनिसेलुलर हो सकती है। जब ये खुद ही प्रिमिटिव हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, तो ये भला मल्टी सेलुलर टिश्यू लेवल तक क्या जा पाएंगी? ये सिर्फ यूनिसेलुलर होंगी। और इसका एक ही एग्जाम्पल है जिसे क्या कहते हैं? और भी लिखना चाहो तो आना बैना, और इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, ये सब नाम। लेकिन मुख्य नाम इसका क्या है? बैक्टीरिया। तुम्हें नहीं बोलना, ये मैंने तुम्हें बैक्टीरिया दिखाया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हो गया। और ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शैवाल जानते हो, पानी पे जो उगता है। एल्गे जानते हो, काई। सही है, ये सब इसके एग्जाम्पल आएगा तो लिख देना। साइनोबैक्टीरिया भी है। तो मुख्यतः यही है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? साइनो बैक्टीरिया। अच्छा, इसके क्या एग्जाम्पल बताए इन्होंने? सेल के 2 ब्रॉड कनेक्शन बताए, ब्रॉड डिवीजन। दैट इज प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और मल्टी सेलुलर में अभी अभी आरिश क्या बताया? यूनिसेलुलर में किसे लिखोगे? बोलो, ये सब आएगा एमसीक्यू में। बोलो। बहुत अच्छा। देखो, मुंह की बात छीन ली। इन्होंने कहा कि सर जिसमें सब कुछ हो, जैसे अमीबा, तो अमीबा या पैरामीशियम, उसमें हर ऑर्गेनल हो सेल का। भविष्य का आप देख लो, आपके बीच ही बैठे हो, अभी बताते जाना है। इसमें सब कुछ होगा, लाइजोसोम भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी बॉडीज भी होगी। इतना ये सब जानते हैं। घर में कोई बड़ा पढ़ा लिखा हो तो बच्चे सब जान जाते हैं। तो ये सब ये बता रहे हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, और उसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये क्या कहना चाहते हैं अविश कहना चाहते हैं कि सर अगर आपको यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मुकेश अंबानी चलाएंगे तो सेक्रेटरी भी होगी, क्लर्क भी होगा, लिपिक भी होगा, कारीगर भी होंगे। अब कोई अनाड़ी चलाएगा तो एक सेक्रेटरी तक नहीं होगी, यह अनाड़ी है और ये खिलाड़ी है। दैट इज लेमैन एंड दैट इज लॉरेट चला रहा। तो अब इसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं, सही है, और डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। और इसके क्या 4 एग्जाम्पल बताए अभी अभी अविश ने आप लोगों के सामने? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। यही 4 हमें याद रखने, चारों एमसीक्यू में बार बार पूछेगा। क्या नाम बताए 4? देखो, अगर एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक है यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, तो उसके 4 एग्जाम्पल क्या बताएं? अमीबा, पैरामीशियम,
यूग्लिना, और क्या बताया, क्लेमाइडोमोनास, वो मैं आगे बता दूँ। अच्छा, अविश क्या कहते हैं कि सर अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है तो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, टिश्यू लेवल तक भी जा सकता है। अगर टिश्यू लेवल तक हुआ तो दो सवाल उठते हैं, टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल भी हो सकता है। क्या वो फोटोसिंथेसिस करता है या फोटोसिंथेसिस, मल्टी सेलुलर समझ में आ गया? तो एक में है, इट है सेल वॉल, क्या चीज बताई, अब इसमें क्या है, नो सेल वॉल। और अगर सेल वॉल है, बताओ सेल वॉल मौजूद मशरूम में होती है कि प्लांट्स में होती है? दोनों में। तो क्या मशरूम को तोड़ोगे तो क्या खट की आवाज के साथ टूटेगा? करेक्ट, तुमने दोनों बताया, ये बिल्कुल सही है। तो जैसा कि मोहजिद ने बताया कि फंगी में भी होती है और साथ में किस में होती है, प्लांट्स में। कभी मशरूम लेके तोड़ा, खट से टूट जाता है, देखो। तो फंगी, इसका मतलब इनकी जानकारी काफी डीप है। और दूसरा क्या बताया इन्होंने, प्लांट्स, प्लांट्स में भी होती है। और ये देखो, ये मैं उठा रहा हूँ, कहीं टूट रहा है, कुछ टूटा और मोड़ू, कहीं सलवारी कुछ भी नहीं टूटा, टूटा कुछ? और खीरे को जरा सा करके देखो, आवाज आएगी? सलवाल का मतलब टूट जाए, समझ में आ गई बात? तो इसका क्या मतलब हुआ बताओ? दैट इज, अब फंगी क्या करते हैं, अलग अलग क्यों लिखा? अगर सेल वॉल था तो एक साथ लिखते। फंगी में सेल वॉल होने के बाद डज फोटोसिंथेसिस, डज नॉट डू फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण करता है और जो नहीं करता। सो इनमें वाइट कलर के होते हैं फंगी, क्या होते हैं? अब क्या ये खाना बना सकते हैं? ये तो सेप्रोफाइट हैं, सेप्रोट्रोप हैं, दूसरे पे उगाते हैं, सड़ी गली चीज़ों पे, उसी को खाते पीते रहते हैं, खुद का खाना थोड़ी ना बना सकते। फंगी तो यही उगते हैं। तो इसलिए कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्या होगा प्लांट में, बोलो? कैन डू फोटोसिंथेसिस। और ये जिसमें सेल वॉल नहीं होती, जैसे एनिमल, कौन होगा? हम सब हो सकते हैं, फिश, बर्ड्स, इन सब में कोई सकते आराम से उड़ते फिरते, तो सभी आ गए। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो अभी आपने देख लिया ये यूनिसेलुलर है और ये यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में दोनों कैटेगरी समझ में। चलो अब देखो, प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जिसका नाम क्या बताया गया, न्यूक्लियोइड। इट हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेंटेंस पूरा करो। करेक्ट, विच इज कवर्ड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कितनी बड़ी बात है, विच इज कवर्ड बाय, ठीक है, जो भी डबल लेयर्ड, अगर अनुष्का बनाएंगे इस डायग्राम पे तो इनसे कभी चूक नहीं होती, ये डबल लेयर्ड न्यूक्लियर। यहाँ पर भी डबल लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे, सेल वॉल अलग से बनाएंगे। तो कहने का मतलब है विच इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द सेंट्रली लोकेटेड रीजन इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड, बहुत अच्छा, ये सब अभी कैसे पढ़ के आया क्या, बहुत बड़ी बात है। तो इसने सब बता दिया, न्यूक्लियस, और जो सेंट्रली लोकेटेड है उसे क्या कहा, न्यूक्लियोलस। क्या बोला, पूरा इसे मालूम। तो इसका जो न्यूक्लियस के अंदर क्या है बताओ, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रली लोकेटेड रीजन इनसाइड न्यूक्लियस, इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब कुछ चीजें आपको बताएं, इसके 4 डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, उसके पहले एक छोटा सा वीडियो देख लें फिर आगे बढ़ें। चलो, साइड सेल
इट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो, Organelle means little organ. बहुत सारे ऑर्गन्स हैं इसमें। देखो, Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. इनका अलग Let's अलग start नाम। with the nucleus, the Nucleus का क्या control काम? center of the cell. The nucleus न्यूक्लियस का क्या काम है अनुष्का? It contains genetic material and transfers from one generation to other generation so that the next generation has same properties like its mother cell. बोलो, बात समझ में आई? बच्चे अपने माता पिता जैसे हों उसके लिए इसके पास कोड है। और वो चीज़ किसमें होती है? जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए में होती है। डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर होता है? दैट इज डबल स्ट्रैंडेड कोआइल स्ट्रक्चर। ये डीएनए सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होगा। इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा? सीढ़ी जैसा होगा, हेलिकल। जैसे तुम्हारे पेन की स्प्रिंग होती है तो वैसे समझो डबल स्प्रिंग। सीढ़ी को सीधा है और मोड़ दो, सीढ़ी सीधी है मोड़ दो ऊपर ऊपर से, तो ऐसी हो जाएगी कि नहीं? चलो, इसी में सारे कोड हैं। अभी अभी तुम लोगों को अनुष्का ने बताया एक कोड है कि हमें फीचर देने का। हो सकता है डीएनए की बहुत लंबी, एक इतनी लंबी डीएनए की थ्रेड, ये थ्रेड है लंबे, इतना लंबा थ्रेड है कि धरती के 6000 चक्कर लगवा लो हमारे शरीर में। एक व्यक्ति के शरीर में इतना डीएनए का थ्रेड, 6000 चक्कर लगवा लो। वही जब कंडेंस हो जाता है, अभी दिखाएगा, ये तो क्रोमोसोम कहलाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? एक्स जैसा। तो उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। पीछे भी चिपका हुआ डीएनए का स्ट्रक्चर, वहाँ जो पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, तो वही चीज़ क्या बन जाती है? क्रोमोसोम बन जाती है। अच्छा, अनुष्का ने क्या बताया? इसमें कोड है प्रोटीन सिंथेसिस का। हर बॉडी में कोई भी प्रोटीन बन रही है, ये डीएनए ही बनाए, हमको स्ट्रक्चर भी देगा और प्रोटीन भी बनाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन का भी कोड है। अब जरा देखो, यहाँ तक मोहजीद ने सब प्रॉपर बताया है। अब ध्यान से सुनना, तुमको मोहजीद इन छोटे छोटे छेदों से कुछ बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, और वो किस कलर का है? राइबोसोम। तो राइबोसोम किसमें से निकल रहा है? न्यूक्लियस से। और ये जाके किसमें बैठेगा? दैट इज आर, या जहाँ भी बैठेगा वही आरिया हो जाएगा। अब इसको जरा निकलता हुआ देखेंगे, ये येलो कलर का राइबोसोम। इसी का काम है प्रोटीन सिंथेसिस में सहयोग दे। अंदर से कोड लाता है, यहाँ बैठ के प्रोटीन बनाता है। डीएनए से कहता है हमें कोड दे दो, हमको प्रोटीन बनाना। तो जरा चेक करो, फिर से देखो, contains DNA or genetic material, unique jobs to perform. अब ये Let's न्यूक्लियस start के with अंदर the जाएगा। ये nucleus, देखो, the control center of the cell. कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। The nucleus contains अंदर DNA चलिए। or genetic DNA. material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. ये देखो, Chromatin. डीएनए कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ सेल। डीएनए का काम है पहले सेल ऑर्गेनल बनाना, सारे सेल ऑर्गेनल बन जाए, उनको निर्देश करना, तुम ये बनाओ, तुम ये बनाओ, सब जैसे डायरेक्टर करता है। तो न्यूक्लियस का ये काम, डीएनए का ही काम नहीं, किसका काम है? और न्यूक्लियस के अंदर मेनली तो डीएनए ही होता है, तो अल्टीमेटली डीएनए का ही काम है। चलो, अच्छा, जब डीएनए इंटेंगल्ड है, उलझा हुआ, तब उसे क्या कहोगे? पढ़ के बताओ, बिना देखे नहीं, बोलो। क्रोमाटिन। तो इन धागों को क्या कहेंगे? जब उलझा हुआ है तब क्या कहेंगे? क्रोमाटिन। और अगर जब सेल डिवीजन होता है, ये सुलझ जाता है, और जैसे हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है। Is the tangled, spread out form of DNA found inside the nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दिखा दी। When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known देखो, ये as क्या कहलाएगा? chromosomes. क्रोमोसोम। सो अब तुम मुझे बताओ अविश, डीएनए को तुम जेनेटिक मटेरियल कह रहे हो कि डीएनए का एक बहुत बड़ा थ्रेड जिससे तुम्हारा बॉडी का एक फीचर डिसाइड होता है, उसको जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। जैसे किसी की आंखें भूरी हैं, किसी की काली हैं, किसी की कंजी हैं, किसी की ब्लू हैं, तो ऐसे होंठ किसी के कर्विकल हैं, किसी के प्लेन हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसे 50,000 फीचर्स हैं, और जिनमें से जिनको कौन डिसाइड करता है? अ लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच डिटरमाइन वन कैरेक्टर, इट इज कॉल्ड जीन। उसे क्या कहेंगे? डीएनए तो बहुत लंबा है,
लेकिन उसका एक इतना बड़ा हिस्सा, डीएनए का ऐसा उलझा हुआ हिस्सा जिससे हमारे अंदर एक फीचर हो, हमारी आँख का फीचर हो, हमारा स्किन का कलर हो, या होंठ हो, नाक कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, ईयर लोब्स लटके हुए हैं कि अटैच्ड हैं, चिन कैसी है, उठी हुई है कि नीचे है, ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स हैं। ये वाली उंगली इससे ऊपर है डॉट से कि नीचे है, ना जाने कितने स्ट्रक्चर हैं। तो ऐसे 50,000 स्ट्रक्चर हैं जिनको कौन डिसाइड करता है? जीन। और वो तो जीन एक बहुत लंबे डीएनए को, उसमें 2000 जीन होते हैं, वही जब इकट्ठा होकर कैसा बना देता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर भी बनाया था कि नहीं? तो एक क्रोमोसोम में औसतन 2000 जीन होते हैं। कितने होते हैं? और हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इस तरीके से देखो तो 46,000 जीन हुए। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? सिर्फ मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ अभीश, तुम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कह रहे हो कि क्रोमाटिन को कह रहे हो या क्रोमोसोम को कह रहे हो या जीन को? सबको, क्योंकि ये सिर्फ उनके बदलते हुए रूप हैं। दीज ऑल आर जेनेटिक मटेरियल। ये हमारी बॉडी में किसको बनाते हैं बताइए? दैट इज दे कोड, दे कंटेन कोड, ठीक है, ऑफ आवर फीचर्स एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आगे देखो, अभी अभी मोहजीत ने क्या बताया? The न्यूक्लियस nucleus के also सेंटर में contains a nucleolus, देखो, which is a न्यूक्लियस के structure सेंटर where में इसमें से क्या ribosomes निकल are रहा made. है? ये देखो, और बाहर भी After निकल रहा है। ribosomes, यही चीज मोहजीत ने बताई थी कि नहीं, कि न्यूक्लियस के अंदर सर न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियोलस किस चीज को सिंथेसाइज करता है? बोलो। राइबोसोम आके कहाँ बैठता है? फिर वो वहां आके क्या बनाता है? सब जानते हो। और जिसपे नहीं बैठता क्या वो भी कुछ बनाता है? लिपिड्स। दोनों चीजें बन गई। क्या क्या चीजें बन गई बता? देखो, निकलता हुआ राइबोसोम है, न्यूक्लियोकोर से निकल रहा है। अब जरा देखो, अब ये कहाँ जाएगा? रोहित, कहाँ जाएगा ये बैठने के लिए? किस पे they बैठेगा? use the nucleus. They will have the important job of synthesizing or making proteins. प्रोटीन बना रहे हैं। देखो, ये सब क्या बनाएंगे? प्रोटीन। Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. जिस पे नहीं बैठा है वो स्मूथ है, करेक्ट? Ribosomes may wander freely within the cytoplasm वांडर हो रहा है, ऐसे भी घूम or रहा है। attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated. Either they wander freely or they get attached. अलग भी कभी-कभी और भी काम होगा। अभी बड़ी क्लासेस हैं, उसमें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अभी छोटी-छोटी चीजें सीखेंगे। तो अभी ये वांडर कर सकते हैं या तो It has ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. अब देखो, The ये क्या है? endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, अभी such तुमको as बताया ये प्रोटीन लिखने जा रहा था, पूरा नहीं लिख पाया तब तक। तो हमने बताया कि ऐसी बहुत बड़ी एमिनो एसिड्स की माला है, 100 या 100 से ऊपर। तो देखो, माला दिखी तुम्हें? इसमें एक एक मोती का नाम है एमिनो एसिड, लेकिन 100 से ऊपर हो जाए तो वो हमारी नाक का फीचर डिसाइड कर दे, कान का। एक अमीनो एसिड कुछ नहीं कर सकता। जैसे राइबोसोम तैर रहे हैं, वैसे वहाँ अमीनो एसिड भी तैर रहे हैं, लेकिन मिल जाएं एक सीरीज में या क्रम में तो ये क्या कर सकते हैं? तब वो प्रोटीन कहलाते हैं। क्या इसमें नाइट्रोजन उपस्थित है? तो प्रोटीन है नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। प्रोटीन में हमेशा क्या होता है? यानी अगर हम दाल खाते हैं तो तुम लोग कहते हो कि मम्मी थोड़ा नाइट्रोजन दे दो, तो मम्मी दाल देती है ना, तो वही प्रोटीन। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो आवर बॉडी नीड्स नाइट्रोजन, विच जिससे कि क्या होता है? प्रोटीन। नाइट्रोजन साइकिल छोटी क्लास में तुमने पढ़ी भी होगी। चलो, अच्छा, अभी ये प्रोटीन समझ में आया? तो ये प्रोटीन कहाँ बना बताओ? रफ ER। आगे देखो, protein synthesized by ribosomes. ये अब देखो बाहर निकल रहा है। Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles. ये ऐसे नहीं निकलता है, ये थैलियों में निकलता है, पैकिंग कर। अच्छा, अब तुम बोलो स्मूथ से क्या निकलेगा? इसमें तो प्रोटीन निकल आया, तो क्या स्मूथ से भी कुछ बनेगा? जरा चेक करो। Where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. बोलो।
as proteins move through the Golgi body, ये देखो ये they're गोल्जी cut where बॉडीज the कैसी होती Golgi हैं? apparatus, sometimes called the Golgi, ये इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, उन लेयर्स को क्या कहते हैं बताओ? क्रिस्टे। यू आर नोइंग वेरी वेल। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं? बोलो। प्लास्टिड्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, बताया करो, जब जानती हो तो क्यों नहीं बताती? चलो, ये तो तुमने सही बताया। क्रिस्टे, इसको क्या बताया इन्होंने? क्या ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है? इसको क्या कहा? अच्छा देखो यहाँ से क्या निकला, ध्यान दीजिए रोहित। प्रोटीन किसके पास गया? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को कोशिका का उपस्कर अनुभाग कहते हैं। उपस्कर अनुभाग का मतलब जैसे अंदर देखा है तुमने एयरफोर्स के सब लोग जानते हैं उपस्कर अनुभाग लिखा है। कई लोग होंगे भी कहो इसमें से लॉजिस्टिक सेक्शन पे। तो लॉजिस्टिक सेक्शन, यहाँ चीजें स्टोर होती हैं, मॉडिफाई होती हैं और ट्रांसपोर्ट होती हैं। क्या तीन चीज होती है? रखेगा, देखो गया तो रख लिया कि नहीं, उसको मॉडिफाई करेगा और फिर किसके पास भेजेगा? अभी अनुष्का ने बताया। ये सब किसके लिए नीडेड होंगे बोलो? सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। प्लाज्मा प्रोटीन की तो बनेगी और लिपिड की, तो कहाँ भेजेगा? सबको बनाएगा और सभी के ऊपर भी तो कोई ना कोई सेल मेम्ब्रेन है, सबको देखा कि भाई अपने ऊपर एक कवरिंग तो कर लो। सही, चलो अब आगे देखो। The body receives them. ये देखो अभी सब As पूछा जाएगा proteins चिकित्सा, ध्यान move से through the देखो। Golgi body, they're customized into बस अभी forms से that ये the cells मॉडिफाई कर रहा है, use. गोल्जी बॉडी के अंदर हो रहा है। देखो ये The कैसे उसको Golgi body does this by Fold कर folding रहा है। the proteins into प्रोटीन को usable फोल्ड कर, shapes, इसके पास or कौन आगे? adding other materials Lipid. onto them, कौन such as चिपका? lipids लिपिड यानी or ऑयल carbohydrates. और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी लिपिड चिपक गया। Vacuoles समझ में आ are गया? sac-like structure. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? गोल्जी बॉडीज इन सबको लिपिड प्रोटीन को चिपका लेगा, उनको क्या करेगा? प्राइमरी फोल्डिंग से सेकेंडरी फोल्डिंग, टर्शियरी फोल्डिंग, क्वाटर्नरी फोल्डिंग करके भेज देगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा, ये बात मुझे बताओ, ये तक तो तुमने देख लिया कि भाई ये हमारी बॉडी का एनिमल सेल। ये क्या चीज है? इसमें न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस के अंदर येलो कलर का न्यूक्लियोलस दिख रहा है, ठीक है, और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है और कुछ दिख रहा होगा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत सस्ता वाला है, इसमें बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, और कुछ दिख रहा होगा तो ऐसे दिख रहा होगा, बाकी उसमें दिख गया। ये हमारी बॉडी की दैट इज एनिमल सेल। इसके ऊपर सेल वॉल है कहीं? नहीं है। तो इसके अलावा अब हम देखेंगे प्लांट सेल। ये देखो अगली बात ये क्या बता रहा है कि प्लांट सेल कैसी होती है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल भी है। ये सब क्या है? इसके ऊपर हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर होगा और खट से टूट जाएगा। ये तो तुम्हें एक काट के दिखाया गया, क्या इधर दूसरी नहीं होगी या तीसरी नहीं होगी? तो ये इसकी क्या हुई? सेल वॉल के नीचे जिगिशा ये क्या है? यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? अब प्लांट सेल में कुछ और भी चीजें होंगी। क्या प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म है? क्या कोशिका द्रव्य इसमें भी होगा प्लांट सेल में? तो हाँ, पादप कोशिका में भी कोशिका द्रव्य होगा। यस, द साइटोप्लाज्म। बताओ इसमें क्या तुम न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों देख पा रही हो? कहाँ है? इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, तो ये देखो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों दिख रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? लेफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? करेक्ट। गोल्जी बॉडीज बताओ, गोल्जी बॉडीज। और बताइए वैक्यूल कहाँ है? ये खाली जगह, वहां देख के बताओ। जो उसका खाली स्पेस है 50 to 90% है, इसमें छोटा बनाया गया है, लेकिन ये जरा बड़ा ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? प्लास्टिड्स कहाँ है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है? ठीक है, ये सारी चीज है। ये देखो वैक्यूल कहाँ है? करेक्ट। प्लास्टिड्स कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का।
सही है, आप लोगों ने भी देख लिया। तो सब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, ये कहाँ है, रेड कलर से दिखाओ, ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का होता है प्लास्टिक, ठीक है, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी है कि इसके बारे में देखो। इसमें तुमको कहीं पर क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर के, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, क्या गोल्जी बॉडीज भी दिख रही? 70 to 90% इसकी जो वो होती है प्लेस को वैक्यूल रखता है, ऑक्यूपाई करता है। वैक्यूल का काम बताओ। करेक्ट, वो चीज़ों को स्टोर करता है और साथ में प्लांट्स को टर्जर टाइट बना के रखता है। क्या करता है प्लांट सेल को? जैसे लौकी है कितनी टाइट होती है, ये कहीं टाइट है कुछ, तो इस तरीके से टर्जर स्टोर करता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी वैक्यूल होते हैं, अमीबा में तुमने पढ़े होंगे, फूड वैक्यूल और वेस्ट वैक्यूल, बाहर फेंक दिए जाते हैं जैसे जो चीज़ वेस्ट है। आगे देखो now that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. प्लांट सेल और एनिमल सेल रोहित किसके पार्ट्स हैं? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक? बताया मत करो, बगल में। Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. लाइसोसोम क्या Lysosomes करेगा? are the garbage collectors that take गार्बेज the कलेक्टर damage इसको खा गया, from देखो worn out पूरा cell गला parts. लिया। They are filled with enzymes that break down this cellular debris. लाइसोसोम समझ में The आ गया? mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, इसका फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्या तुम ऐसा समझती हो अनुष्का कि इसका खुद का डीएनए होता है? इट कंटेन्स, और दूसरा कौन है जिसका खुद का डीएनए? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। उस डीएनए से वो क्या कर सकते हैं बताओ? हाँ, दे हैव डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। उससे क्या करेंगे ये तो बताओ? आरिश, प्रोटीन बनाएंगे। क्या करेंगे? डीएनए का काम क्या है? प्रोटीन का। अपने राइबोसोम है भी देखना, इसमें राइबोसोम भी है और इसका फोल्डेड स्ट्रक्चर है। उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मुझे तो लगता है कि क्रिस्टे कहते हैं ना। चलो अब देखो अभी लिखेगा। the mitochondria make ATP ये देखो molecules that provide the energy for all of the ये cell's एनर्जी बना activities. रहा है। Cells that need ये क्या करता है? ग्लूकोज लेता है और ग्लूकोज लेके फिर इसको तोड़ के 38 एटीपी बनाता है पर ग्लूकोज। सेल का किचन किसे कहा गया है बताओ? अच्छी, इसी को पता देखो। ये जब से इसके बाल कम हुए इसकी नॉलेज और भी बढ़ती चली जा रही है। ये कितनी बड़ी बात कह रहा है, देखो कह रहा है कि ये जो सेल का किचन है ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस है। इसमें ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। जैसे कभी ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं? इसका क्या नाम लिख दिया जाए? कभी तुमने ऐसा किया है कि मम्मी के किचन के बाहर जाके थाली बजाई हो? ये वही करता है। ये थाली बजाने लगेगा, हमको ग्लूकोज दो, ग्लूकोज दो, भूख लगी है, खाना बनाना है। तो ये किचन है। मम्मी कहेंगी अभी रुको, अभी सूर्य का प्रकाश आने दो, मेरे पास क्लोरोफिल है, मैं तुमको ग्लूकोज बना के देती हूँ। इसको सर का किचन कहा गया है। और जैसे इसको मिलेगा ये तुरंत उसको खाने को तोड़ के घर में धमा चौकड़ी मचाने लगेगा, बहुत सारी एनर्जी दे देगा। एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द कंप्लीट सेल। तो इसको सेल का पावर हाउस कहा गया है। जबकि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिक का एक हिस्सा, उसे क्या कहा गया है बताओ? किचन ऑफ द सेल। ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं,
बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब आगे देखो, जबकि इस ब्लू कलर वाले स्ट्रक्चर को तुमने क्या कहा भाई, एक ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है जो कीड़ों को खा रहा है, इसका भी तो कुछ नाम बताओ। लाइसोसोम। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आगे की बात है। और ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है इसका भी कुछ नाम बताओ। ये क्या चीज है? दैट इज गोल्जी बॉडीज। समझ में आई बात? और माइटोकॉन्ड्रिया भी तुमको समझ में आ गया, इसमें साइटोप्लाज्म। ये आगे की बात देखो, ठीक है? दो दो नंबर के क्वेश्चन में धीरे धीरे माइंड में डालते जाओ, मैं सब लिखवा दूंगा। आगे करो तो चलो, माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसे क्यों सेल का पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि एनर्जी जनरेट पूरी बात बताओ। एक ग्लूकोज से वो 38 ATP एनर्जी जनरेट करता है, जो पूरे सेल इस्तेमाल करके रिलीज कर देता है। कहने का मतलब है इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज, ठीक है? ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज एंड जनरेट्स एनर्जी। जब ये ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज को तो CO2 और वाटर निकलेंगे, वो वेस्ट मटेरियल है, वो सेल के बाहर भेज देंगे। CO2 नाक के थ्रू तुम निकाल दोगे और वाटर यूरिन। More energy have more mitochondria. जिस माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा जिसमें होंगे, प्लांट सेल में भी कि एनिमल सेल में? बोलो बोलो, बोलने से कुछ नहीं, गलत होने पे हम सही करा देंगे। बोलो, कुछ बोली नहीं, आप बोलो। एनिमल सेल, क्योंकि जिसको ज्यादा धमा चौकड़ी मचानी है उसमें ज्यादा, मैं अभी बोला उसने, इसीलिए तो पूछा तुमसे। तो या तो उसका सुना बोल दो या अपने मन से बोल दो। तो दैट इज एनिमल सेल हैज मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ओके? इसी तरीके से लाइसोसोम किसमें होंगे? प्लांट सेल में कि एनिमल सेल में? बुक में देख के बताओ। बुक में एनिमल सेल भी बना, प्लांट सेल। क्या प्लांट सेल में लाइसोसोम है? चेक करो, बने तो कम होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सक्रीशन किसको चाहिए? एनिमल सेल को। सो एनिमल सेल हैज मोर माइट। अभी मैं अभी चेक करके बताऊंगा। It maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein. And microtubules also have a cell wall. The chloroplast is where they capture sunlight for energy. प्लांट, इसके अंदर ये बहुत सारी प्लांट्स Have हैं। cells with an organelle called a chloroplast. देखो ये सब सेल वॉल देख रहे हो? ये आउटर लेमेला, ये मिडिल लेमेला, ये इनर लेमेला। ये इसकी 3 परतें हैं जिनको कि हम सेल वॉल कहते हैं। लेमेला का लेमिनेशन को भी कराने गए हो? लेमिनेशन का मतलब लेयर, आउटर लेमेला, मिडिल लेमेला और इनर लेमेला, ठीक है? दीज आर द सेल वॉल। सेल वॉल देखो सब अलग अलग में है, सब अपना अपना काम कर रही हैं और कोई इनको अलाउड नहीं है कि शेप चेंज कर दें। लंबी लौकी कभी गोल लौकी बनती देखी है? वो अपने ही शेप में रहेगी। आगे देखो। अच्छा, इसमें तुम्हें वैक्यूल दिख रहा है मौजूद कहीं? और इसके अलावा ये क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है या कॉर्नर वाइज लोकेटेड न्यूक्लियस है? यस। और जबकि उसमें क्या था? सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। तो और भी चीजें होंगी। ये देखो, ये क्या है? The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. इसमें क्लोरोफिल भरा होगा, ठीक है? Plant cells also have a cell wall outside of ये their देखो, cell cell wall भी membranes है। that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures. चलो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? थोड़ा सेल के बारे में अब इसके क्वेश्चन आंसर लिखो। तो पहली चीज क्या बताएं? इसके 4 अंक को डिफरेंस लिखने हैं। अभी तो हमने एक ही डिफरेंस लिखा है। व्हाट आर अदर डिफरेंसेस? चलो, दैट इज नाउ
सिंगल क्रोमोसोम, इसमें क्या होगा? मोर देन 1 क्रोमोसोम। जिज्ञासा, इसका साइज क्या होगा और इसका साइज क्या होगा? 1 to 10 माइक्रोमीटर साइज ऑफ सेल। 1 to 10 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर यानी 1 माइक्रोमीटर क्या होता है? 10 to the power -6 मीटर, यानी इतने डेसिमल है, इसे माइक्रो कहते हैं। सही है? अच्छा, ये स्मॉलर है, ये बड़ी है, इसका क्या साइज है? 5 माइक्रोमीटर 200 माइक्रोमीटर। अच्छा, इट लैक्स, इसमें किसकी कमी होती है? सेल ऑर्गेनल्स, इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, जबकि इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड। अच्छा बताया आपने, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। हाँ, सेल वॉल मौजूद इसमें होती है, किसमें होती है? करेक्ट, इन्होंने पढ़ के सब बता दिया कि प्रोकैरियोटिक में होती है और यूकैरियोटिक में प्लांट सेल में होती है, दोनों बता दिए। और तेज है दिमाग में, बोले सर प्रोकैरियोटिक में तो होती ही होती है और यूकैरियोटिक में प्लांट सेल में और साथ में फंगी में होती है। समझ लो कितने तेज, इनसे मुकाबला है तुम्हारा। तो दोनों में सेल वॉल होती है, सही है? आगे देखें, चलिए आगे की बात। क्वेश्चन पूछा गया है कि चलो अब हम थोड़ा थोड़ा हर एक के बारे में काम आपको बता दें कि क्या होता है, क्योंकि आने पे आप अपने आप ही क्वेश्चन बना के निकलोगे। नाउ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 प्राइम ऑर्गन्स ऑफ सेल। सेल में ऐसी क्या 3 चीजें हैं जो सब में होती ही होती हैं? बताओ। और या द 3, बहुत अच्छा बता रहे हैं अभी, 3 पार्ट्स ऑफ विच सेल इज मेड ऑफ। पहली चीज क्वेश्चन में दी है, यहाँ भी देख सकते हो, अलग से भी दी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेडिंग वाइज सब दिया है। पहली चीज क्या होती है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पे एक क्वेश्चन आएगा, वही मैं दिखा रहा हूँ। Why the plasma membrane is called selectively permeable membrane? It is outer covering of cell. किसकी बनी हुई है बोलो? Made of protein and lipid. प्रोटीन एंड लिपिड की बनी हुई है। कल 10 से 12 आपकी क्लास है, जिसमें इस चैप्टर का कुछ बच जाएगा तो कराएंगे और टिश्यू कराएंगे, ठीक है? सो प्रोटीन एंड लिपिड, सो इट अलाउज certain materials to pass through it and does not allow other materials to pass other materials to pass through. इसलिए so it is called selectively भी कहते हैं और सेमी भी कहते हैं। सेमी का मतलब हाफ,
आधी चीजों को आने देती है, आधी चीजों को नहीं आने देती है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज डबल वॉल्ड, ये कितने वॉल की होती है, डबल वॉल्ड होती है। इट कीप्स द सेलुलर मीडियम सेपरेट फ्रॉम आउटसाइड मीडियम, इट सेपरेट्स द सेलुलर मीडियम from outside medium, मीडियम भी बोल सकते हो या एनवायरमेंट। कुछ चीजें जिज्ञासा, प्लाज्मोलिसिस और हीमोलिसिस क्या होती है इसके रेफरेंस में, और इसके अलावा ऑस्मोसिस से आप क्या समझती हैं, और इसके अलावा आपको तीन चीज और बताना है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, बताओ। करेक्ट, जैसा कि जिज्ञासा ने बताया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इन्होंने हमें और जानकारी दी। इन्होंने कहा कि दैट इज ऑस्मोसिस क्या है, उसके पहले डिफ्यूजन समझो। जब तुम विसरण समझोगे तभी परासरण समझ पाओगे। दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम, किसमें से, बोलो, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां वो ज्यादा है से कहां चले जाएं जहां कम है। इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। गैस में डिफ्यूजन होता है, ठीक है। देखो इस चीज को, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे क्या कहेंगे, इस कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे कि सेंट की शीशी एक है छोटी सी और ये खुली रह जाए, तो इसके अंदर जो पार्टिकल है सेंट के, क्या वो बाहर ऐसे फैलने लगेंगे, ढक्कन खुला रह गया, तो इसे क्या कहेंगे, डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या चीज, मूवमेंट, ये वाटर के लिए ही होती है बस, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सेंटेंस पूरा करो साची। बिल्कुल सही, तुम तो बहुत जानती हो। थ्रू selectively permeable membrane, it is called osmosis। इतनी बात समझ आ गई। अब चलो देखो, अगर बाहर बहुत सारी O2 है तो O2 अंदर आएगी, सही है, तो बोलो ये किस प्रोसेस से आएगी, डिफ्यूजन से क्या ऑस्मोसिस से, दीपिका? हाँ अविश, डिफ्यूजन। गैसेस मूव, ठीक है, अक्रॉस सेल थ्रू डिफ्यूजन, हाउएवर वाटर मूव्स अक्रॉस सेल बाय ऑस्मोसिस। जैसे अगर मच्छर है और कोई जेल बनी हुई है, तो क्या जेल के वो बार्स हैं उनसे मच्छर का कुछ लेना देना है, वो तो फ्रीली आता जाता है। तो इसलिए गैसेस के पार्टिकल छोटे हैं, क्या उनको आने जाने के लिए किसी सेमी परमिएबल अलाउ कर पाएगी? वो तो अपने आप ही आ जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, उनके लिए कुछ नहीं। समझ में आई? सो अब ये सेंटेंस एक तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है। अगले बुक में लिखा है कि कैसे CO2 मूव करती है। ये देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है पेज 53 लिखा है कि पानी कैसे मूव करता है,
और साथ में साथ CO2। तो ये बहुत अच्छी बात बताई है दीपिका ने कि gases move across the cell by the process of diffusion। बोलो CO2 की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगी कि बाहर? रोहित, बहुत अच्छा। देखो ये चीजों को सबके लिए बता रहे हैं, ये भलाई का काम करते हैं। कैसे इनको पता चला कि अंदर ज्यादा होगी इनको? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने बताया था थाली बजाने को। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो रेड कलर का है वो ग्लूकोज ले लेता है। किससे ग्लूकोज ले लेता है बताओ? इसके अंदर ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर है, तो वो ग्लूकोज ले लेता है इससे, प्लास्टिक से, प्लास्टिक बता रहा, और उस ग्लूकोज को तोड़ देता है। ये देखो कितनी अच्छी बात रोहित बता रहे हैं। थोड़ी दिन में ये चले भी जाएंगे इस सेना में ना हो। अब हम लोग तब तक देख रहे हैं, इसे लाभ जितना ले सकते हो ले लो। और फिर CO2 बनेगा और 12 यही चीज ये बता रहे हैं। ये काम किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या बता रहे हैं? 38 ATP। ATP का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट का फार्मूला तुम्हें मालूम है? ये कार्बन का बना हुआ, इसमें 3 PO4 लग जाए। फॉस्फेट तो जानते हो, ये बना देता है। ऐसे 38 चीज बनाता है और सबको बांट देता है। तो सब लोग जब इसे खर्च कर देते हैं तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जब सब लोग यूज कर लेते हैं, इसमें से एनर्जी निकाल लेते हैं, तो एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो गई, तो फिर ये ADP बन जाता है। एनर्जी खत्म कर ली इसकी। मेरा कहने का मतलब है सबको भेज के देगा, लो एनर्जी यूज करो। और सारे लोग चाहे गॉल्जी बॉडीज हो वो इसकी एनर्जी यूज करेंगे और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल देंगे। तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, अलग से कॉलम में लिखा है, मैंने बता दिया। अगर आएगा तो समझ में आ गया। ये नो एनर्जी है और ये एनर्जी करेंसी। ATP और ADP समझ आया? ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये क्या है? एनर्जी खत्म करके फिर दे देंगे। बड़ी मुश्किल से फिर PO4 जोड़ेगा और इसको जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल। ठीक, तो ये क्या चीज है बोलो? ADP, एडिनोसिन। तो अब हम समझ लें कुछ चीजें रोहित ने बताई हैं कि अंदर में इन्होंने कहा, या यहाँ से देख ली होंगी, हमको पता नहीं है क्योंकि यहाँ इन्होंने देखा O2 बाहर ज़्यादा है और अंदर क्या ज़्यादा है, क्योंकि अंदर कौन कौन से वेस्टेज निकल रहा है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया CO2 बनाएगा और वही CO2 तो हमारे बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया बना ही रहे हैं। क्या वही तुम ब्रीद आउट नहीं कर रहे? कौन से CO2 ब्रीद आउट और कहीं से आ रहा है क्या? शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया भरे हैं सेल के अंदर उन्होंने बनाई और तुमने क्या की बोलो? ब्रीद आउट कर दी। फिर वाटर का क्या किया? यूरिनेट कर दिया। हमारी बॉडी से सारी वेस्ट सब्सटेंस निकल गए। एनर्जी को क्या किया? लाइफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर लिया। हर चीज़ तो काम की हो गई। सही है? अच्छा, अब आगे की चीज़ देखो। तो मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन बुक का देखो जरा, 52 पेज का क्या है, 53 पेज का, पेज 53 का पहला क्वेश्चन। हाउ डू सब्सटेंस, सो लिखो कंसंट्रेशन, ऐसा लिखना, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज मोर। सेंटेंस पूरा करो रोहित। CO2 इज मोर। कहाँ मोर होती है? हाँ, इनसाइड सेल, इनसाइड सेल, सो इट डिफ्यूजेज आउट। ये क्या क्या होगी? डिफ्यूजेज आउट बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजेज आउट या कम्स आउट भी लिख सकते। However, movement of water takes place by the process of osmosis. However, ये नहीं लिखना कि पानी अंदर से बाहर जाएगा। Movement of water takes place by
बताओ कि प्लांट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है आरिश की मनुष्यों को? तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछें, ज़्यादा बड़ा कठिन क्यों पूछें? तुम अगर 1 गिलास पानी पियोगे तो 2 गिलास यूरिनेट करोगे कि आधा गिलास? सिंपल सी चीज। करेक्ट। इन्होंने कहा कि 1 गिलास पानी पीने पे 2 गिलास यूरिनेट करेंगे, और प्लांट को 2 गिलास पानी दो तो 1 गिलास पानी का वो खाना बनाएगा और 1 गिलास पानी ट्रांसपीरेट कर देगा। सब चीज इन्हें ज़्यादा पानी दो, आधा तो पंपिंग के लिए चाहिए, ट्रांसपीरेशन में वैक्यूम क्रिएट होता। तो इन्होंने कहाँ से देखा? इनको इससे भी बड़ी इक्वेशन पता है। जरा देखो कितनी बड़ी बात कही। C6H12O6 प्लस 6O2। तुमने चीनी खाई या आलू खाया या राइस खाया, रोटी, 4 चीज सब में कार्बोहाइड्रेट है। सांस ली, क्या लिया है? आज 5:30 तक किया, ठीक है। सांस थोड़ा कम करना पड़ा, इनफैक्ट कोर्स बचा है। देखो ये कितना अच्छा बता। अब इस चीज को भी समझो, ये भी एक नई चीज बता दी। देख लो, कह रहे हैं कि 6H2O, तुम्हें सिर्फ अगर तुम आलू खाओगे तो क्या तुम्हें कभी प्यास लगी है? तुम्हारी बॉडी को पानी की जरूरत है, क्योंकि ग्लूकोज अकेले टूटता ही नहीं है। इट रिक्वायर्स वाटर टू गेट ब्रेक डाउन। क्या चाहिए? चीनी खा लो, तुम शरबत पी लो, तुम्हें और पानी पीना पड़ेगा। रोटी खाने के बाद प्यास लग जाती है, तो वी नीड वाटर टू ब्रेक डाउन इट। ये सब हमारी बॉडी में होगा। किसमें होगा? कहाँ पे होगा? और उसे क्या कहोगे? बोलो, रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहोगे? अब देखो अविश ने कितनी अच्छी बात कही है। बोला सर 6 ये ले लो, तो 6 कार्बन और 6 कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन हो गए? देखो 1 के साथ 2 तो 12, बोले 12 ये लग गए। अब इसमें देखो 6H2O ये और 6H2O ये, 12H2O। कितना आसान आंसर इसने दे दिया कि वास्तव में अगर तुमने जितना पानी पिया है उसका डबल तुम्हारी बॉडी निकालेगी। और इसी को उल्टा कर दो तो फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं है। इसी को उल्टा प्लांट क्या करते हैं? 6CO2 और 12H2O और सनलाइट में करते हैं। क्या करते हैं? और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल। तो ये इन दोनों से बनाएंगे और क्या बना लेंगे? बोलो, C6H12O6, 6O2 भी बाहर निकाल लेंगे और 6H2O। ट्रांसपीरेशन का नाम सुना है कभी? ये पानी को बाहर निकाल, 2 बाल्टी पानी दोगे, 1 बाल्टी निकाल देंगे ट्रांसपीरेशन, 1 बाल्टी से खाना बना देंगे। अरे कितना आसान कि नहीं? अब तुम्हें अब इसकी बातों पर यकीन हुआ? कितना अच्छा बता दिया। हम इसी के आगे कल 20 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे तुम्हें। अब सवाल बताने हैं बस, सही है? और फिर टिश्यू भी करा देंगे। 10 बजे आ जाइए।